नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में बात होगी किसानों की, देश के अन्नदाता की। आंदोलन पर थे, 1 साल 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन आज आंदोलन वापसी का ऐलान कर दिया गया। 11 तारीख को, 11 दिसंबर को किसान अपना सामान समेट अपने घर, अपने गांव, अपने खेत वापस चले जाएंगे। 19 नवंबर को प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया था कि तीनों कृषि कानून जो हैं वो वापस लिए जाएंगे, और 29 नवंबर को वो वापस भी लिए गए। ये कानून वैसे 12 जनवरी को ही इनके लागू होने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। ठीक है, तो नया कुछ हासिल नहीं हुआ किसानों को, लेकिन उन्हें लग रहा था विष का प्याला जो पीने को उन्हें मजबूर किया जा रहा है, वो विष का प्याला उन्हें पीना नहीं पड़ा। तो जीत का जश्न भी मना, लेकिन सवाल बच गया मेहनत की माकूल कीमत का। न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार लगातार कह रही है, कह रही थी, कह रही है और कहेगी भी कि एमएसपी था, है और रहेगा। लेकिन किसान इसके लिए कानूनी जामा चाहते थे, पर आज बीच का रास्ता निकल गया। सरकार ने भी दरियादिली दिखाई, और 3 दिन से जो लगातार कयास लग रहे थे कि सहमति बन गई है। 5 शर्तें थी किसानों की, लिखित प्रस्ताव सरकार ने भेजा, उसमें कुछ दिक्कतें आई किसानों को। फिर एक और प्रस्ताव भेजा गया, वो प्रस्ताव मेरे पास है। संजय अग्रवाल जो सचिव हैं कृषि मंत्रालय में, और इसमें मेहनत की माकूल कीमत को लेकर जो सरकार ने कहा वो मैं पढ़ देता हूं। एमएसपी पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं और बाद में माननीय कृषि मंत्री जी ने एक कमेटी बनाने की घोषणा की है, जिस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधि और कृषि वैज्ञानिक सम्मिलित होंगे। यह स्पष्ट किया जाता है कि किसान प्रतिनिधि में एसकेएम के यानी कि संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। कमेटी का एक मैंडेट यह होगा कि देश के किसानों को एमएसपी मिलना किस तरह से सुनिश्चित किया जाए, यानी कि इसे और प्रभावी कैसे बनाया जाए। सरकार वार्ता के दौरान पहले ही आश्वासन दे चुकी है कि देश में एमएसपी पर खरीदी की अभी की स्थिति को जारी रखा जाएगा, और यही बात किसान संगठन मांग रहे थे कि इस कमेटी में संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य भी होने चाहिए, और यह कमेटी हां या ना का जवाब नहीं तलाशने के लिए बने कि एमएसपी दी जाए या ना दी जाए। दरअसल इसे प्रभावी कैसे बनाया जाए, जारी तो यह रहेगी ही। सर आपके सिग्नल ठीक है? तो सरकार को यह बात किसानों ने कही, लिखित आश्वासन दे दिया सरकार ने, और किसानों को यह बात रास आ गई, तो वो 11 तारीख को वापस जाएंगे। लेकिन इसमें अभी कुछ सवाल बच जाते हैं। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है 23 फसलों पर दिया जाता है, यह तफसील मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, और इनमें से भी 4 फसलें और खास 2, गेहूं और धान। धान में 28%, गेहूं में 22% खरीदी होती है। बाकी जो फसलें हैं 19, उनमें से सभी की खरीदी 10% से कम है, और इनमें से भी ज्यादातर में खरीदी 5% से भी कम है। और यह सभी फसलों की बात नहीं है। प्याज, आलू, टमाटर, ये चीजें 1-1 रुपए 50-50 पैसे में किसान बेचने को मजबूर हो जाता है, और आप खरीदते हैं टमाटर 70 रुपए, प्याज 40-50 रुपए में, आज की तारीख में भी खरीद रहे हैं। तो किसान और किसानी ये घाटे का सौदा ही बना रहेगी, या दरअसल किसानों को लाभकारी मूल्य भी मिलेगा? और कमेटी से क्या यह काम हो जाएगा? क्योंकि एमएसपी तो 1967 से है, लेकिन मिलती नहीं है। 45 लाख करोड़ का 15 साल में 2000 से 2015 के बीच ही ओईसीडी का आंकड़ा है, किसानों को नुकसान हो चुका है 45 लाख करोड़ का। और प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे 2011 में,
वर्किंग ग्रुप ऑन कंज्यूमर अफेयर्स के अध्यक्ष थे, तो वैधानिक दर्जे की मांग की थी। तो वैधानिक दर्जे में अभी दिक्कत क्या है? और जो ये एमएसपी है, रंगनाथन कमेटी, स्वामीनाथन कमेटी का जो जिक्र किया जाता है कि जी एमएसपी के बारे में हमने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू कर दी, वो नहीं हुई है। हकीकत यह है C2+50 के हिसाब से एमएसपी तय ही नहीं होती। और आज की तारीख में जो संस्था है CACP, जो एमएसपी को तय करती है और उसके पास वैधानिक दर्जा नहीं है, वो सिफारिश कर सकती है कि जी ये एमएसपी दीजिए। उसमें 5 सदस्य होने चाहिए, 2 ही सदस्य हैं, 3 साल से कोई अध्यक्ष नहीं है। तो अभी क्या सवाल जस का तस बना हुआ है कि किसान को लाभकारी मूल्य मिलेगा, यह घाटे का सौदा ही रहेगा क्या? किसान मजदूर बनने पर मजबूर होता रहेगा क्या? 27 रुपए प्रतिदिन कमाने वाला किसान गरीब नहीं तो क्या है? और 86% किसान, उनके पास 2 हेक्टेयर से कम का रकबा है। प्रधानमंत्री मोदी लाल किले की प्राचीर से इसी साल 15 अगस्त को कह चुके हैं कि छोटे किसान को देश की शान बनाना है। तो 27 रुपए कमाकर क्या वो देश की शान बन जाएगा? 74,171 रुपए कर्ज है प्रति किसान। 1996 से 2016 तक सरकार के आंकड़े 4 लाख से ऊपर किसानों ने खुदकुशी कर ली, आत्महत्या कर ली, क्योंकि वो कर्जदारों के बोझ के तले, सूदखोरों के बोझ के तले दबे हुए थे, क्योंकि फसल की कीमत नहीं मिल रही थी। तो क्या ये लड़ाई किसान जीत पाएगा? मेहनत की उसे माकूल कीमत मिलेगी क्या? आज राकेश टिकैत बड़े चेहरा हैं किसान आंदोलन के। उन्होंने कहा कि अब आंदोलन अपने अंजाम तक पहुंच गया है और इस जीत को समर्पित किया उन 709 किसानों की याद में जिनकी मौत हो गई इस आंदोलन के दौरान। लेकिन जब किसान खेत में वापस जाएगा, अपनी फसल बोएगा, तो वो एमएसपी पर खरीदी जाएगी या नहीं खरीदी जाएगी, यह अभी एक बड़ा सवाल है। बाकी जीत जरूर हुई है इस आंदोलन की। पराली कानून में बदलाव करने के लिए सरकार तैयार हो गई है। धारा 14 और 15 में जो क्रिमिनल लायबिलिटी थी किसानों पर, उसे हटा दिया गया है। बिजली संशोधन विधेयक पर चर्चा करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं को बुलाया गया है, तभी यह संसद में पेश किया जाएगा। मुआवजे के लिए सैद्धांतिक सहमति हरियाणा और यूपी सरकार ने दे दी है। पंजाब सरकार तो पहले ही मुआवजा दे रही है, 5 लाख रुपए मृतक परिवार को, मृतक के परिवार को, और साथ ही साथ एक सरकारी नौकरी भी। और इसके अलावा जो किसानों पर केस दर्ज किए गए थे, पहले यूपी और हरियाणा ने ही केस वापस लेने की बात की थी। शर्त यह थी कि आंदोलन पहले वापस लो, लेकिन अब यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा सरकार ने पूर्ण सहमति दे दी है कि केस वापस लिए जाएंगे। तो किसान जीत के जश्न में वापस तो जाएगा, और कल वो जश्न नहीं मना रहे हैं क्योंकि CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जनरल बिपिन रावत की दुखद मौत हो गई कल हेलीकॉप्टर हादसे में, तो वो कोई जश्न नहीं मना रहे हैं कल, इसीलिए। लेकिन जश्न कब मनाएगा किसान, सही मायने में जय किसान कब होगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। आज का सबसे बड़ा सवाल, किसान को मेहनत की माकूल कीमत मिलेगी? ये 1 साल 15 दिन जो आंदोलन चला, किसान की जेब में पैसे आएंगे नहीं आएंगे? और अब छोटा किसान बनेगा देश की शान। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से उनके किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष रह चुके हैं प्रकाश चंद्र शर्मा, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा, केसी त्यागी प्रधान महासचिव हैं
जेडीयू के खुद किसान हैं, किसान परिवार से आते हैं और बहुत से किसान आंदोलनों में शिरकत की है। बद्री नारायण चौधरी भारतीय किसान संघ के महासचिव, यह संघ आरएसएस से जुड़ा है और बद्री नारायण चौधरी लगातार लाभकारी मूल्य की पैरवी करते आए हैं। देवेंद्र शर्मा, वन ऑफ द फॉरमोस्ट एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स इन दिस कंट्री, एमएसपी में खेल क्या है और मिलेगा क्या और डब्ल्यूटीओ का पेच क्या है। 30 से 3 तारीख के बीच जो मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस होनी थी वो तो हट गई है, लेकिन बहुत सारे विकसित देश कह रहे हैं अरे भारत तो बहुत ज्यादा सब्सिडी देता है किसानों को, 15,576, अमेरिका 44 लाख देता है, कनाडा 11 लाख देता है, जापान 7.5 लाख देता है और उनके पेट में दर्द होता है कि किसान को यहां पर कुछ मिल जाए। और इस आंदोलन के सबसे बड़े चेहरा राकेश टिकैत मेरे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, आपने ट्वीट भी किया, आंदोलन अपने अंजाम तक पहुंच गया है, लेकिन क्या आंदोलन सफल रहा है? आपने तीनों कानून निरस्त करा दिए, रद्द करा दिए, सरकार को आपकी बात माननी पड़ी, लेकिन आंदोलन की सफलता क्या इस बात से भी आकी जाएगी कि किसान को हासिल क्या हुआ? राकेश, देखो, बिल्कुल आंकी जाती है कि हासिल क्या हुआ। इस आंदोलन से किसान को हासिल एकजुटता हुई, उसका बिखरा हुआ परिवार इकट्ठा हुआ, आंदोलन की 1 साल की ट्रेनिंग हुई, सरकार से बातचीत कैसे होती है उसके तौर तरीकों का पता चला, कहां पेच हैं उसका पता चला, ये इस आंदोलन से पता चला है। अभी उसकी जेब में पैसा जाएगा नहीं जाएगा, ये आने वाला भविष्य तय करेगा। आने वाला भविष्य तय करेगा। आप सरकार के इस प्रस्ताव को मान गए हैं कि एमएसपी के बारे में उसे और प्रभावी बनाने के लिए एक कमेटी का गठन हो, उसमें संयुक्त किसान मोर्चा के भी लोग होंगे। आपको लगता है एमएसपी प्रभावी बनेगी? जो मैंने शुरुआती संबोधन में कहा, एमएसपी गेहूं और धान की तो चलो मान लिया 28-22%, बाकी तो 10% से कम खरीदी हो रही है। यह अभी एक हकीकत है ना, कड़वी हकीकत। बिल्कुल हकीकत है, और ये प्रभावी आने वाले टाइम पे इस पे एक बड़ा उसी तरह से आने वाले टाइम पे अभी सरकारों की कमेटी देख लेते हैं। अभी क्योंकि लोग आंदोलन से घर वापसी जाने की तैयारी कर रहे हैं अभी, और अगले महीने की 15 तारीख को हमने फिर बातचीत अपनी संयुक्त मोर्चे की दिल्ली में रखी, जो 30-40 लोग रहेंगे। सरकार उस टाइम तक क्या करती है वो भी उसमें साफ हो जाएगा। कमेटी में कौन कौन लोग रहेंगे, एमएसपी उन लोगों के आधार पर तय होगी। अपनी बात मजबूती से रखने वाले कौन कौन लोग उसमें एक्सपर्ट होंगे, वो एक बड़ा सवाल देश में रहेगा। पर ये जो समस्या 67 से एमएसपी है ना, मिलती कभी नहीं है। इस समस्या का आपकी नजर में हल क्या होगा? प्रभावी कैसे बनाया जाए? मंडी में जाए और खरीदी ना हो तो किसान क्या करे? देखो, सरकार का बड़ा रोल इसमें रहेगा। पूर्ण रूप से सरकार को इसमें आगे आना पड़ेगा, और जब तक इसमें गारंटी कानून नहीं बनेगा, गारंटी कानून इसमें बने और बहुत सा पैसा हो, करीब 2-2.5 लाख करोड़ रुपया वो बाजार से आवेगा। ये नुकसान क्या हो रहा है कि जो खरीद सरकार आज भी करती है, इसमें से 60% व्यापारी खरीद के एमएसपी पे बेचता है। अगर एमएसपी पे 4 लाख करोड़ रुपए की खरीद होती है तो उसमें 2.5 लाख सरकार उसमें से दे देती है, लेकिन 1.5 लाख करोड़ रुपया तो व्यापारी की जेब में सीधा जा रहा है। ये बड़ा एक गौर मोड़ है। जब उस पर एमएसपी गारंटी कानून बन जाएगा तो कम से कम जो किसान की खरीद हो रही वो सीधी किसान से होनी शुरू हो जाएगी।
वो ये तो 1.5 लाख प्रशासनिक करोड़ आदेश रुपया से भी हो सकता जो है। MSP इसमें भारत सरकार देती कमेटी है। प्रभावी बनाएगी, ये तो प्रशासनिक आदेश है ना, इसमें कुछ नहीं, एक हस्ताक्षर करना है और एमएसपी कानून बन सकता है। अभी नहीं करने के, या अभी नहीं करने के, क्योंकि कानून वापसी लिए हैं, तो इसका मतलब कानून हल्के थे और एमएसपी बड़ा चीज है। एमएसपी पे करीब करीब 3 लाख करोड़ रुपए का डायरेक्ट बेनिफिट किसान को जा सकता है, और वो बाजार से आएगा, सरकार से नहीं आएगा। सरकार से तो ये होगा कि अगर वो पैसा किसान के पास आएगा, वो पैसा मार्केट में सर्कुलेट घूमेगा, उसके ऊपर टैक्सेस लगागा, वो सरकार के पास में और वापसी जाएगा इसमें से पैसा। तो जब तक ये गारंटी नहीं होगा, आप नहीं मानेंगे कि आप ये कह रहे हैं। कमेटी में भी आपका रुख रवैया बिल्कुल साफ कि कानूनी गारंटी होनी चाहिए। ये गारंटी नहीं होगी तो सरकार तो सब खरीद नहीं सकती राकेश, और निजी कारोबारी खरीदेगा नहीं, एमएसपी से नीचे पर खरीदेगा। यही है ना बीमारी। बाजार खरीदने बीमारी है कि बाजार खरीदना, उसके नीचे पे खरीद ना हो। किसी को व्यापार करना है, वो उसके नीचे पे खरीद ना करे। तो करीब 1.5 लाख करोड़ रुपया इसी उससे एक चीज पे आ जाएगा कि जो एमएसपी पे खरीद होती है अभी, वो सस्ते पे खरीदते हैं, एमएसपी पे बड़ा व्यापारी बेचता है उसको। वो कम से कम वो उसके नीचे नहीं खरीद करेगा, फिर वो किसान से खरीदी जाएगी। आपको भरोसा है सरकार गारंटी देगी? सीधा किसान के खाते में जाएगा। आपको भरोसा है सरकार गारंटी देगी? अभी नहीं लगता। अभी तो क्योंकि आज इस बात पे कहना ठीक नहीं है, लेकिन यह है कि भविष्य में इस पे क्या करना है वो सब लोग बैठ के इस पे चर्चा करेंगे। एक बड़ा इशू देश के लिए ये है। नहीं, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, देखिए एमएसपी की तो कानूनी गारंटी है नहीं, लेकिन एक फसल है गन्ना, और आप भी बोते हैं गन्ना अपने गांव से सौली में, गांडे कहते हैं वहां पर, और छोल चल रही है इस वक्त। 1966 का शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर है, कानून है 14 दिन में भुगतान हो जाना चाहिए, वरना साथ में ब्याज दिया जाए। हाँ जी। पर आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, मैं भी उसी इलाके का हूं, मैं नाम लेकर बता रहा हूं, रमाड़ा मिल में अभी भी अप्रैल और मई की पिछले साल वाला भुगतान नहीं हुआ है। और सबसे ज्यादा पर्चियां, सबसे ज्यादा जो तोल होती है, जो बुग्गियां और ट्रॉलियां जाती हैं, वो अप्रैल मई के महीने में ही जाती हैं, आखिर में आती हैं पर्चियां एकदम यकायक। अभी उसका पैसा नहीं आया। तो जहां कानून है उसका भुगतान नहीं हो रहा, आपको लगता है एमएसपी को कानूनी गारंटी मिल जाएगी? देखो, आने वाले टाइम पे ये बड़ा इशू रहेगा, और ये अब इस आंदोलन से किसानों की समझ में आ गया कि एमएसपी का इशू देश में है, और ये नहीं मिलेगा तो पूरे देश भर में हम जाएंगे, एमएसपी की बात करेंगे, चर्चा करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, एमएसपी के सवाल को लेकर जनता के बीच में जाएंगे हम लोग। और जब कोई भी सरकार के लोग गांव में जाएंगे तो वो उनसे एमएसपी की बात करेगा। जैसे अभी सरकार किसान की बात कर रही है, आने वाले टाइम पे किसान के साथ में एमएसपी की बात करने वाले बहुत लोग देश में होंगे। सरकारें भी एमएसपी की बात को करना पड़ेगा, सरकारों को भी। नहीं, मेहनत की माकूल कीमत नहीं मिलेगी राकेश, तो किसान तो मजदूर बनने पर मजबूर होता रहेगा ना, मजदूरी करेगा। बिल्कुल ये हालात हो रही हैं कि मेहनत की उसको कीमत नहीं मिलती। अभी तो एमएसपी का सवाल अभी है, बाजार भाव का सवाल अभी नहीं करा हमने। मार्केट किस हिसाब से बढ़ता है वो एक तीसरा उसका स्टेप है। स्वामीनाथन कमेटी को एमएसपी में जोड़ा जाए वो भी एक सवाल है। C2+50 तो पहला पायदान एमएसपी है, गारंटी कानून है। C2+50 वाला फार्मूला एमएसपी पर लागू हो, वो सेकंड फेज है। थर्ड फेज में बाजार भाव है, फिर बाजार किस हिसाब से बढ़ रहा है वो एक बड़ा सवाल है। तो देवेंद्र शर्मा, मुझे एक चीज बताइए, एमएसपी के बारे में अब देश में लगभग हर व्यक्ति को पता लग गया है कि ये एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या बला है, किसानों को ये मिल नहीं पाती है।
C2+50 भी नहीं दिया जा रहा है अभी किसानों को, पर इस पर चर्चा, खुलकर चर्चा, सार्वजनिक मंच पर चर्चा क्यों नहीं की जाती? सरकार इसके बारे में चुप्पी क्यों साध जाती है? यह होली काव क्यों बन गया है एमएसपी? ये आपने बिल्कुल ठीक फरमाया संदीप जी। सबसे बड़ा जो इशू है देश के सामने या किसानों के सामने, वो ये है कि उनको एक लिविंग इनकम मिले और एक अश्योर्ड या गारंटेड इनकम उनको मिले, जो कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ही माध्यम से मिल सकती है। क्योंकि सरकारों के ऊपर यह दबाव रहता है हमारे मेनलाइन इकोनॉमिस्ट द्वारा कि अगर हम इनको गारंटेड इनकम देंगे तो जो मार्केट की व्यवस्था है उसमें प्रॉब्लम आएगा या वो टूट जाएगी। कैसे टूट जाएगी वो समझाइए ना, कैसे टूटेगी? समझ नहीं पाती। तो इसको जरूरी जो है कंट्रोल करने के लिए, एड्रेस करने के लिए सबसे बड़ा इशू यह है कि हम उसको एक पहले मैंडेटरी एमएसपी का एक कानून लेकर आए, जिसमें किसानों को हर स्तर पर, यानी देश के हर कोने में और हर क्रॉप के ऊपर, स्पेशली जो 23 फसलें हैं उसके ऊपर एक सुनिश्चित किया जाएगा ये तो इसको मिलेगा या इसके नीचे खरीद देश में नहीं होगी। और ये करना मुझे लगता है कि सारी दुनिया के लिए आज एक मॉडल बनेगा, क्योंकि सारी दुनिया में ये भयंकर क्राइसिस जो खेती में चल रहा है वो इसलिए चल रहा है क्योंकि गारंटेड इनकम किसान को नहीं मिल रही है। और मुझे लगता है कि ये जो किसानों का जो ये सोचना है और जो उनकी डिमांड है ये बिल्कुल वाजिब है और इसके ऊपर हमें एड्रेस करने की जरूरत है। आपका जो सवाल था मुख्यतः वो क्यों नहीं किया गया, वो क्योंकि एक बहुत बड़ी स्ट्रांग लॉबी है जो नहीं चाहती कि किसानों को एक अच्छा दाम मिले। और हम जानते हैं कि इवन जो कॉर्पोरेट्स हैं वो भी किसानों को, मतलब एक लॉबी, देश में एक लॉबी है देवेंद्र शर्मा, 2/3 जनसंख्या जो रोजी रोटी का जरिया किसानी है उस पर हावी हो रही है इतने सालों से। यह सिर्फ इस सरकार की दिक्कत नहीं है, किसी भी सरकार ने एमएसपी को कानूनी जामा नहीं पहनाया। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। कोई भी हो, लेफ्ट राइट सेंटर, सभी इस कॉर्पोरेट दबाव में रहते हैं कि अगर किसानों को दाम मिल जाएगा तो जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें कहीं ना कहीं बाधा आएगा, क्योंकि जो वैल्यू चेन है या जो सप्लाई चेन है उसमें बाधा आएगी। मेरा मानना है कि यह बिल्कुल गलत सोच है, क्योंकि आज तक हमने देखा है कि किसान 50% हैं देश के, अगर वो नहीं जीवित रह रहे हैं या उनका निर्वाह नहीं ठीक हो रहा है, उस ह्यूज पॉपुलेशन को एड्रेस करने का और क्या तरीका है? नहीं, ओईसीडी की है ना स्टडी, आप ही ने वो स्टडी सामने रखी थी 2000 से 2015, 2000 से 2015 वाजपेयी साहब की भी सरकार, मनमोहन सिंह की भी सरकार और नरेंद्र मोदी की भी सरकार, अलग अलग सरकारें थी और 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ किसानों को क्योंकि एमएसपी पर खरीदी नहीं हुई। ये इस बहुत महत्वपूर्ण बात है संदीप जी, वो इसलिए महत्वपूर्ण है और आई एम ग्रेटफुल कि आप इस बात पे एम्फसिस देते हैं कि देखिए देश में 45 लाख करोड़ रुपए का किसानों का नुकसान हुआ। कहीं आपने सुना कि नीति आयोग ने कहा हो कि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्राइसिस है, इसको हमें एड्रेस करना है? कहीं टेलीविजन पे डिबेट हुई सिवाय आपके चैनल पे? कहीं इकोनॉमिस्ट ने चर्चा की इसकी? क्या कारण है कि हम सब सोचते हैं कि किसान का कुछ भी हमने भला करना है या उसको उस संकट से बाहर निकालना है तो देश की अर्थव्यवस्था पे सवाल खड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने एम्प्लॉइज को पैसा देना है तो कभी किसी को दिक्कत नहीं आती। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन आप देखिए 7वें वेतन आयोग में तकरीबन 5 लाख करोड़ रुपए का हर साल का बर्डन था जो बाय वे ऑफ हायर इनकम टू एम्प्लॉइज, जो कि सिर्फ 4-5% है देश की पॉपुलेशन के, जबकि किसान 50% है। अगर उनको भी अगर हम 5 लाख करोड़ रुपया अधिक से अधिक अगर हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस के माध्यम से देते हैं तो हंगामा हो रहा है देश में कि साहब ये पैसा कहां से आएगा, ये फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा, ये सब बातें होती हैं। लेकिन हम ये नहीं जानते कि जब 50% और सरकार अगर खरीदेगी तो उस अनाज को बेचेगी भी, तो ये थोड़ा है कि खरीद के उसे बस स्वाहा हो जाएगा। उससे डिमांड बढ़ेगी और आप देखिए कि किसान की और देश की इकोनॉमी कितनी जूम करेगी। वो बल्कि बूस्टर डोज नहीं होगा, वो रॉकेट डोज हो जाएगी कंट्री के लिए। हम उसके पॉजिटिव भी देख के चले जिसकी चर्चा बिल्कुल नहीं होती है। और एम्प्लॉयमेंट जो जनरेशन है जो कि शहरों पे इतना बर्डन है, वो भी बर्डन कम हो जाएगा जब एग्रीकल्चर इकोनॉमिकली वायबल और प्रॉफिटेबल हो जाएगा। तो इसमें एमएसपी देना इतना इंपॉर्टेंट है देश के लिए आज, ये हमें सबको समझना पड़ेगा, क्योंकि सबका साथ सबका विकास और आत्मनिर्भरता का एक ही रास्ता है कि एग्रीकल्चर को इकोनॉमिकली वायबल बनाया जाए। और इसी से केसी त्यागी साहब, इसी से मेरा जो दूसरा सवाल जुड़ा है ना, क्या अब छोटा किसान बनेगा देश की शान? देखिए एमएसपी की सबसे ज्यादा दरकार छोटे किसान को होती है।
जो 5-7 बीघे 10 बीघे का एक किसान है, वो अपने खेत के 10-15 किलोमीटर के दायरे में ही मंडी में बेचना चाहेगा। वहां पर अगर दाम नहीं मिलेंगे, उसके कुव्वत नहीं है कि वो 100 किलोमीटर दूर जाकर, 200 किलोमीटर दूर जाकर अपने अनाज को बेच दे। किसान की असली आजादी तो तभी होगी। प्रकाश चंद्र शर्मा, अगर आप इस बात का जवाब दें। बहुत बेहतर कहा, और ये डेटा हम लगातार कहते रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री भी कहते रहे हैं। देखिए, विवाद के बदले हमें समाधान देखने की आवश्यकता है, विवाद नहीं संवाद। अब संवाद के माध्यम से जो आपने बात उठाई एमएसपी की, छोटे किसानों को, उसी को लेके हम बिल लेके आए थे। और अब जो बात एमएसपी की हो रही है, सरकार ने कहा है, और आज जो पत्र किसान नेताओं को दिया गया है, संयुक्त किसान मोर्चा को दिया गया है, उसमें भी कहा है, और इन लोगों ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस बात को हाईलाइट कहा है कि सरकार ने कहा है एमएसपी जारी रहेगी। अब एमएसपी सिर्फ 23 फसलों पे है, 23 फसलों को ही प्रोक्योर करने के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक हम नहीं दे पाए हैं। और इसके अलावा जो बाकी फसल है, जो छोटे किसान हैं, जो अपनी सुविधा से फल फूल सब्जियां उगाते हैं, अपना घर खर्च चलाते हैं, पूरी तरह से डिपेंडेंट है, तो उनको हम कैसे सिक्योर करेंगे? तो इसका पूरा मैकेनिज्म बनाने की आवश्यकता है। आपने शुरू में 7 साल में नहीं बन पाया। एक मिनट प्रकाश बाबू, 7 साल में नहीं बन पाया। 2011 में प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वैधानिक दर्जे की बात की, तो बीजेपी ने कुछ काम किया होगा ना कि वैधानिक दर्जा कैसे दिया जाएगा, या कोई काम नहीं किया 7 साल इस बारे में? संदीप जी, डेटा सामने है, मैं बार बार नहीं दोहराऊंगा। 7 सालों में जो काम हुआ है, और लगातार जो 19 में हमारी सरकार आई है, हमने जो घोषणा पत्र में कहा वो किया। किसी सरकार ने आज तक वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में किसानों को केंद्र में लाने की जरूरत नहीं की, हिम्मत नहीं की, हिमाकत नहीं की। इस सरकार ने की है, मोदी सरकार ने की है, और जो कहा है वो किया है। चाहे अब सबसे बड़ी समस्या है कि छोटा किसान है, उसको वो आपकी रडार में नहीं है, उसके अकाउंट आपके रडार में नहीं है, कैश ट्रांसफर उसको आप सीधा दे नहीं पा रहे हो। तो जब तक आप उसको मेन स्ट्रीम में नहीं लेके आओगे, आप इसे सरकार की कामयाबी मान रहे हैं कि जो कानून आप लेकर आए बिना किसानों से पूछे, वो आपको वापस लेने पड़ गए, और एमएसपी पर अभी भी कानूनी जामे की बात पर आप ठहर नहीं रहे हैं, उसे प्रभावी बनाने की कमेटी बनाने की बात कर रहे हैं। इसे आप अपनी कामयाबी मान रहे हैं? नहीं, कामयाबी है संदीप जी, समझने वाली बात है। स्ने कारस धीरे हो तो है, काहे हो तधीर। एक दिन में आप फल नहीं ला सकते, फूल नहीं ला सकते। 70 सालों में जो किसान नेता बैठे हैं, बाकी जो एक्सपर्ट बैठे हैं, क्या कारण रहा है कि हम आज तक किसानों को उसकी माकूल कीमत नहीं दे पाए हैं, माकूल उसका सम्मान नहीं दे पाए हैं। आज तक उसका शोषण होता रहा है, वो आत्महत्या करता रहा है, उसको हम पानी की व्यवस्था नहीं दे पा रहे, हम उसको खाद नहीं दे पा रहे, कानून बना दो, गारंटी दे दो। कानून, आपने जो गारंटीड इनकम की बात की, बाकी लोगों का क्या? आप उसको दोगे, उसको आप लागू कैसे करोगे, और आप इंश्योर कैसे करोगे छोटा से छोटा किसान, अंतिम से अंतिम किसान उस मुद्दे को, उस चीज को पा रहा है? हम जब बात करते हैं कि सारे सबको हम देखना है, हम कहते हैं कि साहब आप तो बात करो 23 फसलों की, आप तो बात करो गेहूं की, बाजरे की, बाकी फसलों को भी देखने की आवश्यकता है, पेरिसेबल आइटम नहीं, पहले 23 का तो कर दीजिए केसी त्यागी साहब, कि नहीं अंतिम पायदान पर खड़े किसान तक जाना भी है, पर कोई जा भी रहा है, कोई कोशिश हो रही है इस बारे में? नहीं संदीप जी, एक तो जो ताज़ा आंकड़ा है, शायद देवेंद्र जी मेरे को करेक्ट करें, कि जो जोत है वो पॉइंट पूरी 1 हेक्टर भी नहीं है, वो 1.25 हेक्टर बची है 80% किसानों की। सही कह रहे हैं, ये करेक्ट करना चाहता हूँ। हाँ। दूसरा, 1 हफ्ते से मैं तो ज़्यादा अखबार पढ़ता हूँ, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, और हेडिंग है इंडिया शुड अबेंडन द एमएसपी ट्रैक नाउ, ए शॉर्ट टर्म पेन, एमएसपी नो सिल्वर बुलेट टू बूस्ट फार्मर्स इनकम। 1000 आर्टिकल मेरे पास है, ये पूरी फाइल है कि किसानों को अगर एमएसपी दी, और सुनिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है, जिस पर मुझे ऐतराज है, चूँकि हम एनडीए के हिस्से हैं, इसलिए कम से कम जो योजना आयोग के मेंबर हैं, नीति आयोग के मेंबर हैं, उनको ये नहीं कहना चाहिए कि अगर एमएसपी दे दी तो बाजार में संतुलन खराब हो जाएगा। मैं आपको, अभिजीत सेन हैं जो सीएसीपी के अध्यक्ष रह चुके हैं और योजना आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं, उनका बयान मेरे को मिला है। यह कहना अतिशयोक्ति है कि एमएसपी को कानूनी दर्जा देने से बड़ा आर्थिक नुकसान होगा। अभिजीत सेन एमएसपी मुक्त बाजार के विचार के खिलाफ नहीं है,
नंबर 3, इससे कीमतों में तेज उतार चढ़ाव से बचने में मदद मिलती है। तो अब तो ये भी होने लगा कि जो एस्मा है, जो देश के चीनी मिल मालिक हैं, उनकी पिछले दिनों बैठक हुई जिसमें हमारे मंत्री पीयूष गोयल जी गए। उनकी अध्यक्षता में ये प्रस्ताव पास होता, अध्यक्षता में माने उनकी उपस्थिति में, कि चीनी के दाम पहले तय करो, गन्ने के दाम उसके बाद तय करो। यानी कि ये जो प्रवृत्ति चली है कि बाजार तय करेगा सारी चीजें। अब 1 जनवरी से संदीप जी हर गाड़ी के 50,000 रुपये बढ़ने जा रहे हैं। इन्होंने पूछा किसी से, इन्होंने नीति आयोग वालों ने किसी से पूछा है क्यों बढ़ा दिया आपने? इससे इन्फ्लेशन नहीं होगा, डेफिशिएंट फाइनेंसिंग नहीं होगी, सारी चीजें ये जो किसानों के लिए हैं। तो हमारा ये भी कहना है कि अभी एक रास्ता खुला है और मुझे प्रसन्नता है कि बहुत कम हिंसा हुई है, ना के बराबर, और पॉलिटिकल पार्टीज का दखल इसमें रहा है, ना के बराबर। तो किसानों की इस विजय को मैं अपना सलाम पेश करता हूं। नहीं, विजय तो हुई, साथ पर पल्ले हाथ क्या लगा? मैं बिल्कुल देसी बात पूछ रहा हूं, पल्ले हाथ क्या लगा किसान को? आप सही कह रहे हैं, 1 हेक्टेयर से भी कम रकबा है 80% किसानों के पास, 27 रुपए प्रतिदिन की आय है किसान की। वो बेहतर स्थिति में जाएगा या जश्न मनाएगा, फिर खेत में बैठ जाएगा, फिर वही हाल। संदीप जी, बहुत दिनों के बाद किसान ने लड़ना सीख लिया। सर छोटू राम कहते थे, चौधरी चरण सिंह कहते थे किसानों को संबोधित करते हुए कि एक तो बोलना सीख ले और एक दुश्मन को पहचानना सीख ले। ये तो मेरे से एग्री कर जाओगी, दोनों चीज मान के किसान। उन्हें बोलना, दिन भर जुबान नहीं चल रही, आप चले जाओ कोई से बॉर्डर पे, दिन भर जुबान चला रहे, तो बोलना सीख गए नहीं सीख गए? उन्हें पता नहीं लग गया कि कौन उनका शत्रु है, कौन उनका दुश्मन है। यह रास्ता खुला है अब देश के किसानों की आजादी का। मैं इसमें रत्ती भर कलेश में नहीं हूं, ये जा रहे हैं, थोड़ा कम मिला है। अब कोई भी सरकार इनकी उपेक्षा नहीं कर सकती। जो किसान हित की बात करेगा, जो गांव की बात करेगा, वो दिल्ली पे राज करेगा, ये नारे लग रहे हैं अब। और ये कोई सवाल यहां तक नहीं है सीमित, ये WTO तक भी जाएगा। मैं एक चेयरमैन रहा हूं अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में, जो खरीद फरोख्त की जो वेयर कॉरपोरेशन है। अगर 3 साल तक भी सूखा पड़ता है, 3 साल तक भी, तो भी हमारे गोदामों में इतना अनाज है। वो भी दिन याद करो 60 और 70 के बीच के, कि अगर जहाज नहीं आया बंदरगाह पे, अगले दिन राशन कैसे मिलेगा? ये बात आपने पहले भी बताई है। एक सेकंड केसी त्यागी साहब, आलोक शर्मा जी, देखिए बात है छोटे किसान की। 27 रुपए प्रतिदिन की आय, 74,171 रुपए का कर्ज, वो फसल बोता है। हमने देखा कोरोना काल में 23.9% का गोता लगा देती है हमारी अर्थव्यवस्था, तो किसान ही अपना मजबूत कांधा देता है 3.4% की विकास दर दिखाकर। अभी दूसरी तिमाही के नतीजे आए, 8.4% बढ़ी है हमारी विकास दर, तो 4.5% कृषि का योगदान था। तो उस योगदान का, उस काम का इनाम मिलेगा किसान को। संदीप भाई, सबसे पहले तो जनरल रावत जी और जो तमाम शहीद हमारे हुए, कल उनको नमन करते हुए मैं 378 दिन का जो किसानों का आंदोलन चला, जिसमें 700 से ज्यादा किसान भी शहीद हुए, संघर्ष और जिस तरह से तपस्या, त्याग और सत्याग्रह और बलिदान के साथ इनका आंदोलन चला, सामूहिक नेतृत्व को कांग्रेस पार्टी की तरफ से नमन करता हूं। अब बात आती है कि क्या क्या हुआ और कैसे हुआ। अभी त्यागी साहब ने भी बताया कि जहाज की बात, लाल गेहूं खाने को मजबूर थे, वहीं से ग्रीन रेवोल्यूशन का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, बांध हो, नहरें हो, और चाहे लैंड एक्विजिशन बिल हो, चाहे इनपुट कॉस्ट को सब्सिडी के माध्यम से कंट्रोल करने का रास्ता रहा हो, चाहे फर्टिलाइजर प्लांट रहे हो, चाहे एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन रहा हो, चाहे पूसा रहा हो, चाहे IRI रहा हो। ये कह देना कि 70 सालों में कुछ नहीं हुआ और मोदी जी के आने के बाद ही हुआ, तो ये किसान भी नहीं मानते हैं, और यहाँ पर पैनल पर बैठे बीजेपी के साथी को छोड़कर कोई नहीं मानेगा। अब बात आती है, हमारा ट्रॉपिकल देश है, एक लिमिट तक हम सिंचाई से व्यवस्था कर सकते हैं, इसके तमाम जो मेथड्स हैं वही अपनाने पड़े।
इनपुट कॉस्ट को कैसे कम किया जाए। आप देखिए किस तरह से आप अगर चाहकर भी नहीं, इनपुट कॉस्ट तो बाद की बात है। मैं आलोक बीच में रोक रहा हूं। मेरा सवाल अभी भी बिल्कुल लिमिटेड सवाल है, मुझे इसका ये मैं बहुत महीनों से सवाल पूछ रहा हूं। अगर किसान मेहनत करता है उसकी माकूल कीमत मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए। सीएसीपी में 2 सदस्य हैं, 5 होने चाहिए। वो तय करते हैं एमएसपी। सबको पता है एमएसपी मिलती नहीं है और हम गोल गोल घूमे जा रहे हैं। एक लाइन का सवाल है। देखिए, मुझे लगता है कि इनपुट कॉस्ट भी इंपॉर्टेंट है। 7 वर्षों में इनपुट कॉस्ट अगर ज्यादा बढ़ी है तो सीएसीपी हो, चाहे वो C2+50% का मेथड हो, स्वामीनाथन कमेटी हो, उसकी ज्यादा से ज्यादा आवश्यकता आज महसूस हो रही है। लेकिन हम जो 7 साल से सुनते आ रहे हैं संदीप भाई, वो ये है कि WTO को तो हमने हरा दिया, स्वामीनाथन कमेटी हमने लागू कर दी, एमएसपी था, है और रहेगा। और उसके बाद क्या होता? उसके बाद ये होता है कि आपको कानून वापस लेने पड़ते हैं, चाहे वो किसान के कृषि कानून हो काले वाले, चाहे लैंड एक्विजिशन बिल हो, कृषि से जुड़े हुए तमाम चीजें आप बिना राज्यसभा में, बिना लोकसभा में लेकर पास करवाते हैं। अब सरकार को तय करना पड़ेगा। ये देखिए, जब आप इसे खाके में बांटने लगते हैं ना इस समस्या को कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया और आपने एक लंबी फेहरिस्त गिनवा दी, वो किया काम, बीजेपी ने भी काम किए हैं। पर देखिए 1970 से 2016 के बीच एक स्टडी की गई, देवेंद्र शर्मा है यहां पर, 2015-16 तक। उन 45 सालों में किसान की आमदनी बढ़ी 19 गुना, एक सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह भी 150 गुना से ज्यादा बढ़ गई। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, किसानों का जो हित था वो नहीं मिला और उसमें कहीं ना कहीं कमियां हमारी भी रही। हमारे पास तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री UPA 1 और UPA 2 में 10 साल तक दूसरी पार्टियों के पास रही है। शायद हम कुछ चीजें चाहकर भी नहीं कर पाए होंगे। लेकिन त्यागी साहब जो कह रहे हैं, त्यागी साहब आपने तो बिहार में जो किसान की दुर्दशा की है वो तो आपकी सरकार ने की है। सबसे पहले मंडियों का एबोलिशन 2006 में नीतीश कुमार सरकार ने ही किया है। आज आप न्यूज़पेपर की कटिंग्स पढ़कर बता रहे हैं, आप तो हमसे सीनियर हैं और किसान बेल्ट से भी आते हैं। मुझे लगता है कि आज सकारात्मक रूप के साथ आज किस नहीं, आपने जायज सवाल पूछा है केसी त्यागी, आप रिस्पॉन्ड कीजिए। आप कहते हैं बाजार की बातें सुनते हैं, एक धड़ा हावी हो जाता है, भारत और इंडिया के बीच की ये डिवाइड है, मानसिकता का सवाल है। 2006 में APMC आपने हटाई ना। बिहार में किसान की आमदनी 42,000 रुपए साल, यानी कि 3,500 रुपए महीना है एक किसान परिवार की, देश में सबसे कम राज्यों में। आलोक जी, मैं डिबेट में कांग्रेस पार्टी या बीजेपी को नाम लेकर के या किसी की सरकार को लेकर कभी आलोचना नहीं करता। मेरे पास फाइलों के अंबार हैं किस तरह से 70 सालों में इस देश की इकोनॉमी को खराब किया, गांव की इकोनॉमी को, जिसमें सबसे ज़्यादा जुर्म जो है आपकी पार्टी ने किया। लेकिन मैं कभी कहता नहीं हूँ। बिहार में मैं आपको चुनौती देता हूँ, एक भी किसान ने आत्महत्या की है आज तक बिहार में, एक भी, क्योंकि सब मजदूर बन गए, मजदूरी करने लगे, किसानी छोड़ दी। नहीं बिहार नहीं, मैं आपसे एक मिनट बीच में क्रॉस टॉक नहीं प्लीज। आलोक, मैं अभी नहीं, केसी त्यागी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आपको मौका दूंगा। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। नंबर 1। नंबर 2, किसी भी किसान पर वहां कर्ज है। बिहार की बर्बादी का कारण भी आप लोग हो। जब ये वहां पे राज्य बना अलग, तो सारी इंडस्ट्री, सारे बड़े शहर, सारे कारखाने, सारे धातु, सारी चीज चली गई झारखंड में। बिहार की बात नहीं है, किसान की बात हो रही है। केसी त्यागी साहब, चलिए, आपने ये बात कही, लेकिन बद्री नारायण चौधरी, अब देखिए कमेटी बन रही है MSP को और प्रभावी बनाने के लिए। आपको लगता है किसान को लाभकारी मूल्य मिलेगा या MSP भी मिल जाएगी, या कमेटी का मतलब तो मट्टी पा देना होता है? कमेटी बनती हैं और बनी रह जाती हैं। अभी जो बातचीत चल रही है कि गारंटी कानून बने, इसका मतलब है कि 6% किसानों की बात हो रही है। जो गारंटी कानून की बात जितनी चल रही है, उतनी बात ये नहीं चल रही कि सभी किसानों को MSP का लाभ मिले। इसलिए मुझे डर है कि कमेटी के अंदर और ये किसानों को तोड़ने वाला विषय जो है, जो कमेटी के बाहर भी हो रहा है, अंदर भी कहीं नहीं करने लग जाएं।
देखिए संदीप जी, चौथी पंचवर्षीय योजना की प्रस्तावना के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर किसान को उसकी लागत दे दी गई तो देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। ये चौथी पंचवर्षीय योजना में ही तय हो चुका था कि किसान को उसकी लागत नहीं मिले, और तब से लेकर के अब तक का एक संचित प्रभाव वो झेलता आ रहा है। मैं तो सरकार से चाहूंगा, वो 22,000 मंडियां, जो छोटी मंडियां थी आसपास खोलने की बात कही थी, वो दे दे हमको। किसान उनमें बेच लेगा और बाहर भी बेच लेगा, क्योंकि तीनों कानूनों की तो भ्रूण हत्या कर दी। उनका परिणाम तो देखने से पहले ही सामने आ गया। इसलिए आगे भी जो है एमएसपी को लेके नहीं डूब जाएं, ये डर है देश भर के किसान को, वरना इन नेताओं के पीछे कोई किसान खड़ा नहीं होगा और इतिहास जो है वो इनको थूकेगा इनके ऊपर। इसलिए जाते जाते चाहे कितने खुश हो जाएं, लेकिन इनको किसान के हित का ध्यान अभी भी रखना चाहिए। पर सरकार को सरकार को भी किसानों के हित का ध्यान रखना चाहिए कि नहीं? सरकार को दिक्कत कहां है? सरकार एमएसपी पर खुलकर बोलती क्यों नहीं है? विपक्ष में होती है बीजेपी तो वैधानिक दर्जे की बात करती है, सत्ता में उसकी वकालत करती है, सत्ता में आने के बाद, जज बनने के बाद फैसला क्यों नहीं सुनाती? संदीप जी, अगर एक एक गरीब को 5-5 लाख रुपए चिकित्सा के नाम पे मिल रहे हैं, अगर एक एक गरीब को केसीसी के नाम का बैंक बैलेंस मिल गया, जब चाहे तब निकालो और काम में लो, अगर डीबीटी के माध्यम से किसानों को सारे लाभ 100% उनके खाते में मिल रहे हैं, अगर बिजली, सड़कें और सोलर, फार्म पॉइंट, सस्ता ऋण, अगर ये सब दिया है, हमको उम्मीद थी इन कानूनों के माध्यम से भी रोजगार मिलता। इसलिए ये कहना गलत है, कोई आधार ही नहीं है कि इस प्रधानमंत्री की नीति में खोट है। मैं ये कह ही नहीं रहा, मैं ये कह रहा हूं पर एमएसपी, ये सारी चीजें दी, एमएसपी देने में क्या दिक्कत है? और एमएसपी C2+50 भी नहीं है, और जिस लाभकारी मूल्य की आप बात करते हैं वो भी नहीं है। गलत कह रहा हूं तो बताइए। 1975 रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य है इस वक्त गेहूं का, वो दरअसल होना चाहिए 3200 रुपए, सही आकलन किया जाए तो। गलत कह रहा हूं क्या बद्री बाबू? उसकी लड़ाई हमारी नहीं, आपकी बात को मैं गलत नहीं बता रहा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सरकार के सोचने का विषय है, ये क्या मजबूरियां अर्थशास्त्रियों के सामने है मैं नहीं समझता, लेकिन सरकार को किसान को उसकी लागत का मूल्य देना पड़ेगा। चाहे ये कमेटी के माध्यम से इसको हार जाएं, लेकिन किसान लेके रहेगा उसको, और लड़ाई करके ही लेगा, और इनकी तरह नहीं लड़ेगा, सत्याग्रह करके लेगा। इसलिए एमएसपी किसान का हक है, उसे लेना है, वो लेके रहेगा, और ये नहीं ले पाए तो लेके बताएंगे। धर्मेंद्र मलिक, आपका आ गया है वीडियो। एमएसपी प्रभावी ही बनेगा या एमएसपी मिलेगा किसान को? देखिए संदीप जी, बड़ी स्पष्ट बात है कि आज तक जो आपने भी बात कही कि जो ये नीति आयोग और योजना आयोग में अर्थशास्त्री बैठते हैं, जब कोई एमएसपी की बात आती है तो उसके खिलाफ माहौल बनाया जाता है और तर्क ये दिया जाता है कि गरीब आदमी को सस्ता अनाज नहीं मिलेगा, इसलिए किसानों को उसकी लागत मूल्य के अनुरूप उसका लाभ मिले, उससे रोका गया है। और ये इतना लंबा गैप जो 19 और 150% की बात कही, वो उसी का गैप है कि आज तक जो है जितने भी दिल्ली में बैठते हैं अर्थशास्त्री, क्योंकि उनके जोतों के खेत की मिट्टी नहीं लगती तो उनको इसका कोई इल्म नहीं है। लेकिन ये है कि पता तो है, सरकार कहती है कि ये अभी बद्री नारायण जी ने कहा कि 6%, अरे भाई 6% का तो खरीदा जाता है, उस 23 फसलों में भी जो है 20 से 30% लोग काउंट है। दूसरी बात यह है कि हम तो ये कह रहे हैं कि भाई एमएसपी हर क्रॉप में होना चाहिए और हर किसान को मिलना चाहिए। आप सरकार के सहयोगी हो, अनुसांगिक संगठन हो, बनवाओ एमएसपी। कमेटी का हमें पता है 54-55 कमेटी पहले भी बनी है, यहाँ तो 6 कमीशन बन चुके खेती को लेकर। स्वामीनाथन तो सबसे बड़ा कमीशन है जिसको मानते हैं। कितनी बात लागू हुई? पर आपने सरकार पर भरोसा किया है, एतबार किया है धर्मेंद्र मलिक, भरोसे के चलते ही तो आंदोलन वापस लिया है कि कमेटी कुछ ना कुछ करेगी, किसान को मेहनत के पैसे मिलेंगे, इसी भरोसे पर वापस जा रहे हो ना? नहीं,
नहीं, मैं बिल्कुल भरोसा किया है और आज की तारीख में हमारा एग्रीमेंट है। लेकिन मैं एक बात बड़ी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आज जो एमएसपी का सवाल है वो देश में इतना बड़ा सवाल है कि शायद भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, कोई भी समय तक रोक नहीं। तो 26 नवंबर 2023 से एमएसपी बचाओ, एमएसपी अधिकार यात्रा की शुरुआत इस देश में हम करेंगे और ये आंदोलन एमएसपी का अगले चुनाव में हम इंतजार करेंगे। अभी कमेटी क्या करती है, लेकिन अगले चुनाव से 24 से पहले ये इस देश का बहुत बड़ा मुद्दा होगा और इसमें सभी किसान संगठनों और सभी नेताओं की भागीदारी सुनिश्चित हो, इस पे काम किया जाएगा। लेकिन एमएसपी प्रभावी क्या होता है? प्रभावी तो आप कानून बनाओगे तभी प्रभावी होगा ना, उससे पहले क्या प्रभावी होगा? जिस सीएसीपी की बात करते हैं वो सीएसीपी ये कहता है कि देखिए हम तो हर राज्य से डाटा लेते हैं, लेकिन हम उसका ये भी देखते हैं कि आयात निर्यात कितना है, तमाम चीजें हैं। तो देश में कोई ऐसा कमीशन है नहीं, कोई स्ट्रक्चर ऐसा है नहीं। तो मतलब एमएसपी की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, दरियादिली दोनों तरफ से दिखाई गई है। सरकार और किसानों के बीच, संयुक्त किसान मोर्चा के बीच जो बर्फ जमी हुई थी, जो दरवाजे बंद हो गए थे, वो फिर से खुले हैं, किसान घर वापस जा रहे हैं। लेकिन जो प्रधानमंत्री ने सपना देखा है कि छोटा किसान बने देश की शान, उस राह पर हम चलते दिखेंगे क्या? 27 रुपए किसान कमाए और हम जय किसान कहें, ऐसा विरोधाभास कब तक चलता रहेगा? ये अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन एमएसपी अब मुख्य धारा में आ गया है और किसी भी राजनीतिक दल और किसी भी सरकार, केंद्र हो राज्य सरकारें हों, अब इनका पीछा एमएसपी से नहीं छूटने वाला है। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।